बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक है आज का वो है क्वीन रेडिंग के हवाले से। और क्वीन रेडिंग जो है वो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ जैसे कि हम लोग बकरियाँ भेड़ बकरियाँ पालते हैं, मुर्गियाँ रखते हैं, मछलियाँ पालना चाहते हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि पैदावार हमारी जो है वो ज़्यादा आए और लागत हमारी जो है उसके ऊपर कम आए। तो बीज के बारे में भी बिल्कुल हमें इसी तरह से सोचना होगा कि जो हमारी बीज हैं उनकी नस्ल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर ये हम वाइल्ड के ऊपर चले जाएं, जैसे कि कई ऐसे पौधे होते हैं जो कि वाइल्ड में ज़्यादा पैदावार नहीं दे रहे होते, लेकिन जब उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है तो यू गेट बेटर रिजल्ट्स। इसी तरह से अगर हम शहद की मक्खियों की सिलेक्शन नहीं करते, इनकी ब्रीडिंग नहीं करते, तो फिर ऐसा ऐसा इनकी जो नस्ल है वो कम पैदावार देने की तरफ रागी होती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे भी देना चाहूँगा इसकी इम्पोर्टेंट के हवाले से कि शुरू में जब हमने ये इंपोर्ट की थी क्वींस, तो उन्होंने चूँकि इस पर काफ़ी काम किया हुआ था और सिलेक्शन के ज़रिए से आला मेयार की क्वीन जो थी वो उनके पास थी। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने शहद की मक्खियाँ मंगवाई थी। तो अब भी जब कभी भी हम इंपोर्ट करते हैं किसी एडवांस कंट्री से क्वींस या कॉलोनीज जो कि पैकेज फॉर्म में आती हैं, तो कहते हैं कि पहले एक साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है और अगले साल जो है फिर आने वाले दिनों में उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाती है। तो रीज़न उसकी ये है कि हमने अभी तक क्वीन रेयरिंग को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो कि हमें देनी चाहिए। हम सिर्फ शहद की मक्खियाँ पाल रहे हैं और सिंपली बगैर किसी प्रॉपर टेक्निक को अडॉप्ट किए हुए जस्ट वाइल्ड मेथड से हम लोग मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। तो अब चूँकि एक ऐसा दौर आया है 2021 के बाद से कि रेनेसांस आई है बी कीपिंग के अंदर, गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया। 10 बिलियन ट्री सुनामी के अंदर बी कीपिंग को ऐड किया गया। इस पर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है कि अगर ये वहाँ पर ना जाते हैं और ये कमेटी के मेंबर ना होते तो शायद बी कीपिंग अभी भी उसी अंदाज से चल रही होती और लोगों के अंदर ये शौक़ पैदा ना होता जो आज लोगों के अंदर शौक़ पैदा हो गया कि अब लोग खुद से बी कीपिंग करना चाहते हैं, भले किसी को इसके बारे में कुछ मालूमात हैं भी या नहीं है। तो कई पुराने लोग जो छोड़ के बैठ गए थे, दिल हार के बैठ गए थे लो प्रोडक्टिविटी की वजह से, वो भी दोबारा से एक मरतबा इसके अंदर आना चाह रहे हैं। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है जो कि इसके प्रमोटर्स हैं जो इसको लॉन्च करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमें ये हमारा फ़र्ज़ है कि अब हम इस मौके को मिस ना होने दें। तो वो तमाम वीक पॉइंट्स जिनकी वजह से बी कीपिंग हमारी जो है वो कमज़ोरी की तरफ माइल है उसको हम अब रिकवर करें। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इसकी बेहतर नस्ल कशी का है। तो इसके ऊपर हम 2-3 साल से बल्कि 5 साल से हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस साल हमने इसको टेकअप किया है और बजाय इसके कि यहाँ पर हम बुलाते आप लोगों को और आके ABC पढ़ाना शुरू कर देते बी कीपिंग की, हमने बिल्कुल आप लोगों को अपने सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं की है कि आपको बताएं कि मक्खियों की 6 टांगें होती हैं, 4 पर होते हैं, 1 दूर होती है। इसके अंदर हम आपको सिर्फ टेक्निकली बताएंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि इंतहाई अशद ज़रूरी हैं और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आप जितने भी जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स में से आए हुए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से आए हुए हैं ख़ासतौर पे, वो भी अपने अपने इलाके में जब जाएं तो ये जो बुनियादी ट्रेनिंग है ये तो बहुत से लोग करवा रहे हैं और इसको आप किताबों से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली आपको टेक्निकल चीज़ें सिखानी है या सीखनी है उसका मौका बहुत कम मिलता है। तो हमने कोशिश की है कि न सिर्फ आपके साथ शेयरिंग करें उन तमाम बातों की जो कि टेक्निकली ज़रा मुश्किल होती हैं, हर एक इदारा नहीं उसको बता रहा होता, बल्कि साथ साथ उसके साथ जो गैजेट्स अवेलेबल होते हैं वो भी न सिर्फ डिपार्टमेंट्स के पास हों बल्कि जो भी लेना चाहे साहब वो अवेलेबल कर दिए हैं। तो आपको जो कुछ भी बताया जाएगा, जिन गैजेट्स का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करवाएंगे, वो आप लोगों को ये भी बताएंगे किस सोर्स से पाकिस्तान के अंदर वो अवेलेबल है और आप चाहें तो उनको ऑर्डर प्लेस करके पूरे पाकिस्तान में
आप ये तमाम चीज़ें मंगवा सकते हैं उनसे। तो ये हमारा मेन जो है ना फोकस होगा कि टेक्नोलॉजी हमने ट्रांसफ़र करनी है टू द वेरी पोर। तो आप लोग जब यहाँ से जाएँ तो कुछ लेकर के जाएँ और अपने इलाके में उसको स्प्रेड कर सकें। अच्छा, क्वीन रेयरिंग जो है वो क्यों हमें करनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। जबकि अगर हम किसी भी कॉलोनी को क्वीनलेस कर दें तो वो खुद भी अपनी मक्का बना सकती है। तो उसकी कई वजूहत हैं। जब हम कमर्शियल सेटअप में जा रहे होते हैं तो कमर्शियल सेटअप के अंदर हम चाहते हैं कि हमें टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल हो, क्योंकि वहाँ पर मैटर कर रही होती है कॉस्ट और अर्निंग का। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी जो है कॉस्ट। वो जो क्वीन है वो टिपिकली पाकिस्तान में अगर आप परचेज़ करना चाहेंगे तो आपको कोई भी शख्स फराहम करेगा तो वो 1000 से कम की प्रोवाइड नहीं करेगा। और इसके ऊपर अगर आपने कहीं किसी और शहर में मंगवानी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका इजाफा हो जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी ने कराची मंगवानी है और यहाँ से ये बाइक ट्रेन तो नहीं जाएगी, तो जहाज़ के ऊपर जब जाएगी तो उसके ऊपर जहाज़ का फेयर भी पड़ जाएगा और फिर मोर्टेलिटी के चांसेस भी होंगे। तो इसलिए हमें अगर क्वीन रेयरिंग करनी है तो इसलिए भी करनी है कि हमारे पास रेडिली जो है वो क्वीन अवेलेबल होनी चाहिए, बजाय इससे कि हम उसके ऊपर पैसा खर्च करें। दूसरा, टाइम। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो क्वीन है वो चाहिए होती है एमरजेंसी के अंदर। हमारी कॉलोनी की क्वीन मर गई है और हमें फ़ौरन से क्वीन चाहिए, लेकिन अब उसके अरेंजमेंट करने के लिए तो टाइम लग जाता है बहुत सारा। कहीं से पता करेंगे, उनके पास अवेलेबिलिटी होगी, ब्रीडर के पास नहीं होगी। और बाकी बात है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, तो पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास क्वीन का ब्रीडर मौजूद नहीं है जिनसे हमें क्वीन ऑर्डर करके मिल जाए। हाँ, सरकारी इदारा ज़रूर मौजूद है NARC, जहाँ पर क्वीन के ऊपर आजकल काम हो रहा है और उनको आप अगर पहले से बता दें तो वो आपको क्वीन आपके लिए रख लेते हैं। लेकिन अगर आप इमरजेंसी में ऑर्डर प्लेस करेंगे फिर आपको क्वीन उनसे भी दस्तियाब नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर बी कीपर को ये फन आना चाहिए, और ये इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम सारे मिलकर आज करेंगे तो आप बोलेंगे ये तो एक हलवा सा था जो कि सिर्फ हमसे छुपा हुआ था, और एक थोड़ा सा हिजाब था कि आपके हाथों से ये होके गुजरा नहीं था। जब आप इसको अपने हाथों से कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म इट इंशाल्लाह इन मच बेटर वे। तो अक्सर ये होता है कि क्वीनें जो हैं आप स्टोर कर सकते हैं अपने पास, यानी ये नहीं है कि आपने सिर्फ कॉलोनीज के अंदर रखनी है, तो क्वीन बैंक्स बना सकते हैं। तो ये आपके लिए सहूलत है, ये भी आपको बताएंगे हम कि आज आपने क्वीन बैंक्स जो है ना वो अपने पास सरप्लस क्वींस कैसे रखनी है, और फिर इन क्वींस को आपने अगर किसी को फ्रोख्त करना है तो वो आप उसको एक मेजर अर्निंग का जरिए बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक अच्छी क्वीन प्रोड्यूस करते हैं और अपने नेबर्स को वो क्वींस देते हैं, फ्री में भी दे दें, तब भी उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपकी जो जेनेटिक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाती है आपकी भी। क्योंकि अगर आपने अच्छी क्वींस जो हैं वो प्रोड्यूस की और आपने अपने जो इर्द गिर्द के 5-6 किलोमीटर के रेडियस के फार्मर्स हैं उनको भी वही क्वीनें देनी है, चाहे पेमेंट पे या फ्री में भी, तो जब मीटिंग होगी तो ड्रोन्स तो 5-6 किलोमीटर से जा सकते हैं वेट करने के लिए, और 50% जो करेक्टर्स हैं वो फीमेल के और 50% मेल्स के आते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो यूर सर्विंग, जैसे मैंने जिन साहब से ये क्वीनिंग सीखी थी आयन बेटलीन्स से, वो इंग्लैंड में ये करते थे बी कीपिंग, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि मैं हर साल अपने जो पड़ोस वाले बी कीपर्स हैं उनको भी क्वीनें बना करके देता हूँ, सो दैट माई स्टॉक शुड रिमेन हेल्दी और अच्छा हो नेचुरली। तो ये एक इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी है, यानी आप फ्री में भी दे सकते हैं उसको, लेकिन अपने पर्पस के लिए। फिर ये है कि अक्सर ये है कि माइट्स वगैरह जो हैं उसके रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो हैं वो भी अब कई ममालिक के अंदर हो चुकी हैं तैयार। तो हम क्वीन रेयरिंग करते हुए इस बात को भी मद्देनज़र रख सकते हैं कि ऐसी कॉलोनीज से क्वीन रेयरिंग करें जो कि माइट रेजिस्टेंट हो। तो ये हम तो खुद करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोई हमारे लिए ये काम नहीं करेगा। और माइट्स हमारा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, जो जूमे हैं जिनको पठान स्पगे कहते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। ये एक नज़र भी आ रही है एक बी के ऊपर बैठी है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्लेमेटाइज्ड बीज।
किसी भी इलाके के अंदर जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो उस इलाके के एतबार से अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं। तो अगर मैं बी कीपिंग करता हूँ पंजाब के अंदर, तो जो मैं यहाँ पर क्वीनें प्रोड्यूस करूँगा वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब मैं यहीं पे ही रहूँगा। लेकिन यही मक्खियाँ अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाऊँगा जो कि ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ पर शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। तो अगर मैं यहाँ पर क्वीनें पैदा करता हूँ और नॉर्दर्न एरिया के अंदर जाके बी कीपर्स को देता हूँ, तो शायद उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ही क्वीनें पैदा की जाएंगी, या साउथ के अंदर जो क्वीनें पैदा होंगी तो वो वहाँ पर जो मक्खियाँ पालेंगी उनके लिए बेहतर होगी। तो इलाकाई तौर पर अगर आपने बी कीपिंग करनी है तो आपने ये टेक्नोलॉजी सीखनी है ताकि क्वीनें आपके इलाके की ही प्रोड्यूस हुई भी हों, ताकि वो आपको बेहतर तौर पर रेजिस्टेंट जो है वहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर रेजिस्टेंस दे सकें डिजीज़ के खिलाफ और एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि सर्दी और गर्मी दोनों इनके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। फिर यह है कि क्वालिटी क्वीन्स प्रोड्यूस करना। किसी को क्या पड़ी है कि आपको क्वालिटी क्वीन्स ही वो प्रोड्यूस करके दे, उसको तो 1000 रुपये चाहिए और क्वीन उसने आपको फ्लोट कर दी, दैट इज़ ऑल। लेकिन आपकी ये अटमोस्ट ख्वाहिश होती है जो कि खुद बी कीपर है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक है उसमें से अपनी क्वीन जो है ना वो प्रोड्यूस करूँ। फिर ये होता है कि जो ब्रीडर्स हैं, अगर मैं बहुत ही एक कमज़ोर भी फार्मर हूँ और मैं कहता हूँ मैं परचेज़ कर लूँगा क्वीन किसी ब्रीडर से, तो उसके अंदर एक इशू आता है, वो ये है कि जब हम क्वीन रेयरिंग करते हैं तो उसमें हम 15 दिनों तक देखते हैं कि इसने अंडे देने शुरू कर दिए या नहीं देने शुरू कर दिए। जैसे ही वो 15 डेज तक अंडे देने शुरू कर देती है बल्कि मेरी न्यूज़ के अंदर जो ब्रीडिंग न्यूज़ हैं, तो ब्रीडर की ख्वाहिश होती है फ़ौरन से उसको डिस्पैच कर दें। जबकि इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे पास हैं ये क्वींस, दे शुड लॉन्ग, ये 21 दिन तक कम से कम जो है ना अंडे दें एक बड़े एनवायरनमेंट के अंदर, इससे पहले कि उनको हम क्वीन बैंक्स के अंदर डाल दें, यानी उनको केजेस के अंदर डाल दें और वो अंडे ना दे सकें। तो उससे ये होता है कि उनकी जो एबिलिटी है लॉन्ग टर्म अंडे देने की वो कमज़ोर हो जाती है। तो ब्रीडर्स के पास सबसे मसला ये होता है कि वो क्वीन धड़ाधड़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनको क्वीन बैंक्स के अंदर रख रहे होते हैं और फिर वहाँ से वो शिफ्ट कर देते हैं। तो वो क्वींसें वाइबल नहीं होती, वो क्वींस और ज़्यादा अरसे वो नहीं गुजारती और फिर जल्दी से उनकी जो अंडे देने की सलाहियत है वो कमज़ोर हो जाती है। तो यूँ भी आपको अगर अपनी क्वीन प्रोड्यूस करनी है तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि वो आपके लिए अंडे ज़्यादा बेहतर देगी और 1-2 साल तक आपके पास चलेगी। वरना अक्सर हम ये कहते हैं कि वो जो क्वींस हैं वो जल्दी से फारिग हो जाती हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वीन रेयरिंग है क्या? क्वींस बनती कैसे कॉलोनीज के अंदर? तो ये इसकी मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। हम कहते हैं इमरजेंसी क्वीन सेल्स। इमरजेंसी क्वीन सेल्स कब बनते हैं? नए जो हमारे दोस्त हैं जो बी कीपर्स में आ रहे हैं, जैसे सिंध से माशाल्लाह आए हैं, तो इनके लिए ये है कि क्वींस कभी भी अगर कॉलोनी की मलका मर जाती है, गुम हो जाती है, हमारे से क्रश हो जाती है, तो मलका अपनी खुद ब खुद जो है ना बीज बना लेती है। अब उसमें ये होता है कि वो जो बच्चे होते हैं जो कि क्वीन बनने के काबिल होते हैं, जिनकी एज जो होती है वो 18 घंटे की होती है, 20 कोशिश करती हैं कि 18 से 20 घंटे की एज के लार्वे जो हैं उनको वो सिलेक्ट कर लें और उन्हें रॉयल जेली फीड करना शुरू कर दें ताकि वो क्वीन बन जाए और वो उनकी कॉलोनी को आगे कैरी करके ले जाए। तो एक तो सिचुएशन ये है कि वो अगर मिस हो रही है तो वो खुद ही उसकी क्वीन बना लेंगे। दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है जब क्वीन बनती है तो वो सुपरसीड करती है। सुपरसीजर कैसे होता है? सुपरसीजर का मतलब ये है कि जब बीज ये महसूस करती हैं कि अब हमारी जो कॉलोनी है इसमें जो क्वीन है वो बूढ़ी हो गई है और उसके जो फेरोमोन्स हैं जो कि वो शेयर करती है तमाम बीज के साथ में, वो मखसूस मिकदार में हर एक को नहीं पहुंच रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि चलिए आप हमें बूढ़ी क्वीन को रख के क्या कर रहे हैं, नई क्वीन बना लेते हैं। तो फिर उस सूरत में फिर वो कप्स बनाती हैं छोटे छोटे, जिसमें फिर वो मजबूर करती हैं क्वीन को ताकि वो उसमें अंडा दे आके, वो उसको बाइट करती हैं और ट्रैक करती हैं, उसकी तरफ ले जाती हैं, यानी वो खुद से रिप्लेस करने की ख्वाहिश होती है। तो वो क्वीन कप्स बना के उसमें अंडा दिलवाती हैं ज़बरदस्ती, और फिर जिस वक्त वो अंडा दे देती है मलका तो फिर उसके बाद वो उसको फीड कराना काम कर देती हैं और फिर ऐसा ऐसा एक दिन आता है कि उसको वो बाहर निकाल देती है, पेटेंट कर देती है। तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्वार्मिंग होती है। अभी बीज जो है ना वो स्प्रिंग का जैसे महीना होता है, मार्च का महीना हमारे यहाँ आमतौर पर जो पंजाब है इसके अंदर होता है, और सिंध की तरफ चले जाएँ तो आपका फरवरी का महीना ऐसे जिस वक्त
सरसों का बहार होती है आपके यहाँ, बहुत ज़्यादा अर्ली समर्स भी हो जाते हैं, जल्दी वेदर गर्म हो जाता है, तो फिर फरवरी से मार्च के दौरान में जब बीज समझती हैं कि इनके तो हमारे पास अब काफ़ी फ्लोरा अवेलेबल है, तो और कोई इशू नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो फिर वो उस टाइम के ऊपर स्वार्म कास्ट करती हैं। तो उस सूरत में ये बाकायदा स्वार्म सेल्स तैयार किए जाते हैं और वो आम तौर पे विजिबल होते हैं, उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो बाकायदा फ्रेम के सबसे निचले वाले हिस्से की तरफ होती है। तो कई दफ़ा जो प्रोग्रेसिव बी कीपिंग करते हैं वो सिर्फ कॉलोनी को धारो इंस्पेक्शन नहीं करते, वो चैम्बर पूरा का पूरा उठाते हैं और नीचे नज़र मार लेते हैं, अगर नीचे सेल्स बने होते हैं तो वो उनको काट देते हैं। दैट शोज़ कि अब स्वार्म का जो है वो इशू नहीं होगा अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं स्वार्मिंग इम्पेल्स को। तो एक तो रिप्रोडक्टिव स्वार्मिंग इस तरह से होती है, दूसरी है कि ओवर क्राउडिंग और जो रिप्रोडक्टिव स्वार्मिंग है ये मिलती जुलती है। ओवर क्राउडिंग में ये होता है कि एक डब्बा है जिसके अंदर कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा बीज को होल्ड कर सके, तो ऐसी सूरत में जब वो मक्खियों की तादाद बढ़ जाती है तो उस वक्त भी इनके पास फेरोमोन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट हो जाती है और यूं फिर कॉलोनीज जो है वो स्वार्मिंग की तरफ चली जाती हैं। तो स्वार्मिंग का मतलब ये है कि आधी पॉपुलेशन उस कॉलोनी की शिफ्ट हो जाएगी नई जगह के ऊपर, और अमूमन जो पहला स्वार्म होता है वो पुरानी मलका के साथ होता है और जो फ्लाइंग बीज होती हैं वो उसके साथ भाग जाती हैं सारी की सारी, और पीछे हाउस बीज रह जाती हैं और नई जो आने वाली मलका है वो फिर टेक ओवर करती है। जो सबसे ज़्यादा बेहतर है वो ये है कि ये जैसे स्प्लिट्स हम बनाते हैं, ये मेहनती बी कीपर्स हैं जो कि जब देखते हैं कि अब ओवर क्राउडिंग की तरफ जा रही है हमारी बीज, तो वो फिर स्प्लिट्स निकालना शुरू कर देते हैं। तो 10 फ्रेम मक्खियाँ होती हैं तो उसमें से वो एक एक फ्रेम दो फ्रेम निकाल के अलहदा जो है ना वो एक हाइट बना लेते हैं, तो यूँ नेचुरल मल्टीप्लिकेशन चली जाती है तो स्वार्मिंग के ज़रिए से, और मैन मेड जो है वो न्यूक्स के ज़रिए से हो जाती है। तो कोई भी फार्मर जब हम उसे बी कीपिंग की बड़ी सिफात बयान कर रहे होते हैं तो हम साथ ही ये भी बता रहे होते हैं कि अगर आज आपने 100 कॉलोनीज लिए हैं तो अगले साल जब मौसम बाहर आएगा तो आप उसमें से 50% के करीब मज़ीद इजाफा भी कर सकते हैं, तो यानी 100 से 150 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी की जा सकती है। तो आप हनी भी लें और स्प्लिट्स भी लें, तो इस तरीके से भी आप क्वींस भी खुद तैयार कर सकते हैं और आपकी कॉलोनीज मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। तो क्वीन रेयरिंग हम क्यों करते हैं? क्वीन रेयरिंग इसलिए करते हैं कि जिस वक्त आप स्प्लिट लेते हैं तो डिवाइड लेते हैं या क्वीन को मार देते हैं, तो उस सूरत में ये होता है कि क्वीन के बनने की एक टाइमिंग है जो कि कम से कम 24 दिन की ऊपर मुहित है। अगर आज मैंने अपनी कॉलोनी में से क्वीन निकाल दी तो नई आने में 24 दिन लगेंगे, और एज एवरीबॉडी नोज कि 1500 से 2000 अंडे स्प्रिंग के दौरान में एक दिन में मलका दे रही होती है। तो आप देखेंगे कितनी बड़ी जनरेशन जो है आपकी, ऑलमोस्ट 30,000 बीज जो हैं वो आपकी वेस्ट हो जाती है अगर आपने ऐसा किया कि क्वीन मार दी, सिंपली क्वीन मार दी और उसे खुद ही बनाने दी हुई। तो अगर हम क्वीनें अलग से बना लें और हम सिर्फ रिप्लेस करें पुरानी क्वीन को, तो उसके लिए हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्फा देना पड़ेगा वो 2 दिन का देना पड़ेगा। यानी हमने पुरानी क्वीन मारी, केज के अंदर नई क्वीन को इंट्रोड्यूस किया और उसने 2 दिन वहाँ पर क्याम किया और उसके बाद हमने उसको रिलीज़ कर दिया। तो 2 दिन के गैप का मतलब ये हुआ कि अगर 1500 अंडे रोजाना देंगे तो 3000 एग्स का मसला आएगा। अदरवाइज 24 दिन में यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा लॉस हो जाएगा और बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपकी जो है वो ज़ाया हो जाएगी इस हाइट की। तो एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरा ये है कि जब हम क्वीन रेयरिंग प्रॉपरली कर रहे होते हैं तो उसमें एक टाइम के ऊपर हमें क्वींस अवेलेबल होती है, लेकिन अगर हम क्वींस किल करके क्वींस बनवा रहे होते हैं नहीं, तो उसमें एज जो है ना उसका फैक्टर आ जाता है। तो बीज खुद से सिलेक्ट करती हैं, कुछ जल्दी कुछ लेट, तो कोई एक दिन पहले गए, कोई उससे अगले दिन गए, तो उससे अगले दिन की सिलेक्शन होती है। तो उसमें हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी क्वीन कब निकल आएगी, तो फिर हम मैनेज नहीं कर सकते। और ये होता है कि जो क्वीन पहले निकल आएगी वो बाकियों को किल कर देगी। तो टाइम प्लानिंग जो है ना हमारी, ये बहुत मुतासिर होती है। जबकि प्रॉपर क्वीन रेयरिंग करने में
हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सी दिन हमारी क्या एक्टिविटी हुई है, कब ये हैच करेंगी क्वीनें और कब ये खाने से बाहर निकलेंगी और हमें क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी है इनके लिए। जो क्वींस हैं वो तैयार होती कैसे हैं? हर अंडा जो हैच होता है उसे पहले 3 दिन तक रॉयल जेली फीड की जाती है, चाहे वर्कर बनना है चाहे ड्रोन बनना है उसे। लेकिन 3rd डे उसकी डाइट तब्दील हो जाती है और क्वीन को रॉयल जेली कैरी ऑन होती है, वर्कर्स की वर्कर जेली और ड्रोन की ड्रोन जेली होती है। तो इससे डिफर कर जाती है उनकी कास्ट सिस्टम। और ये जो रॉयल जेली है ये कमाल की चीज़ है कि रॉयल जेली खाने से मलका की उम्र 5 साल तक हो जाती है और वही अंडा जिससे वर्कर बनता है उसकी एज सिर्फ 45 डेज है। सिर्फ डाइट के फ़र्क से इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, उसके हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, उसकी लाइफ साइकिल तब्दील हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 3rd डे के बाद आपने जब हैच हो गया अंडा तो अब आपने क्वीन की सिलेक्शन के लिए जो लार्वा सेलेक्ट करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ज़्यादा एज का ले लिया लार्वा तो फिर उसके अंदर वर्कर ट्रेड्स आ जाएंगे, तो उसकी कॉलोनी की जो क्वीन की क्वालिटी है वो मुतासर। तो मैक्सिमम हमने जो लार्वा सेलेक्ट करना होता है रॉयल जेली जिसके जो कि बेस के अंदर सिर्फ नज़र आ रही होती है, एक तो ये उसका सिग्नल होता है, दूसरा उसकी हिलाल की जैसी जो है ना शेप होती है, जो मून होता है, चांद जो होता है उस जैसी हिलाल जैसी। और उससे अगर हमने बड़ा ले लिया या उसके स्पाइरिकल्स नज़र आ रहे हुए तो वो भी हमें वर्कर ट्रेड्स ज़्यादा देने लग जाएगा। तो दैट हैज़ टू बी टेकन इन केयर। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है कि राइट एज का जो लार्वा है वो कौन सा है जिसे हमने उठाना है, और जो ज़्यादा ओल्ड हो गया है उसकी शेप कैसे हो गई है और अंडा जो है वो कैसे नज़र आ रहा है। तो ये वो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं डू-लिटल मेथड। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बी कीपर थे जिन्होंने एक सिस्टम इजाद किया था और इन्होंने ग्राफ्टिंग के ज़रिए से क्वींस प्रोड्यूस करने की जो है वो टेक्निक इजाद की थी। दूसरी तरफ जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो जेनेटर सिस्टम है। ये नॉन ग्राफ्टिंग मेथड है कि जिसमें आप कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि जो लार्वा इसको उठाना मैंने कैसे है और इसकी पता नहीं राइट एज है या नहीं है, तो फिर वो जेनेटर सिस्टम में चले जाते हैं जिसमें जो सिलेक्शन है वो अंडे से जब अंडा स्टार्ट होता है तो उससे हम लोग फिर टाइमिंग जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं और इसको ग्राफ नहीं करना पड़ता, बल्कि कप्स जो होते हैं इसके उसे हम लेकर आगे प्रोसेस में जाते हैं क्वीन बनाने के। ये अब डू-लिटल साहब बैठे हुए हैं जो कि ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और ये आपको 1846 में ये पैदा हुए थे और 1918 में ये फौत हो गए थे। तो अब आप ये देखिए कि ये कितने पहले की बात है कि ये 20th सेंचुरी के अंदर इन्होंने ये सिस्टम सारा का सारा जो है ना ये इंटैक्ट कर दिया था। हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं तो अभी हमें इस बात का पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि क्वीन रेयरिंग हमें करनी है और इसको सेलेक्ट करके हमने इसको लेकर के आने अपने सिस्टम के अंदर। तो डू-लिटल मेथड जो है, तो डू-लिटल से नहीं कहते कि इन्होंने थोड़ा काम किया, डू-लिटल का नाम था और इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करा था ये सिस्टम ये आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना जब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था उस वक्त था। इस सिस्टम के अंदर करना हमने ये होता है कि हमने एक कॉलोनी को जो कि स्ट्रॉन्ग होती है उसे क्वीन लेस कर देना होता है। अब ये कॉलोनी जिसके अंदर क्वीन नहीं है उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी मलका नहीं बनाऊँ। अब उन्हीं की जबलियत को आगे हम लेकर गए हैं डू-लिटल मेथड में कि फिर हमने ये किया कि इस कॉलोनी को कंप्रेस कर दिया, उसमें से जो फ्रेम्स थे फालतू वो हमने निकाल दिए और टाइट कर दिया उसको बिल्कुल कि अब इमरजेंसी कंडीशंस हो गई हैं, यानी स्वार्मिंग इम्पल्स की तरफ ले जाते हैं हमको। फिर ऐसा करने के बाद फिर हम उसमें कुछ अरेंजमेंट करते हैं जिसमें उसके साथ हम कुछ हनी और कुछ पोलन अरेंज करते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा, और ओपन ब्रूड हम उसमें से रिमूव कर देते हैं।
जिससे वो खुद मलका बना सके। और फिर इसके अंदर हम ग्राफ्ट करते हैं लार्वे, जिनकी उम्र 18 घंटे की होती है, जिनकी शक्ल हलाल के शेप की होती है। बार बार आएगा आपसे, अभी हम ये प्रैक्टिस भी करवाएंगे इसकी। तो ये है डूलिटल सिस्टम। तो जब हम ये ग्राफ कर देते हैं क्वीनलेस कॉलोनी के अंदर, जिसको कंप्रेस भी किया हुआ होता है, जिसके अंदर स्वार्मिंग इम्पल्स भी होता है, जिसके अंदर फूड रिजर्व्स भी होती हैं, तो फिर ये उन सिलेक्टेड फ्रेम्स जो खाने होते हैं जिनके अंदर हमने ये ग्राफ्ट किया होता है लार्वे, जो उसको 30 से 40 के करीब हम एक कॉलोनी को दे देते हैं। तो ये उनमें से सिलेक्ट करके कुछ को, जो कि 20 से 30 भी हो सकते हैं, तो ये फिर उसमें उनको रॉयल जेली फीड करती रहती हैं। एग्जैक्टली आफ्टर द लैप्स ऑफ 10 डेज हमें पता है कि अब हमने इनको केज करना है। तो फिर हम उनको केज इसलिए कर देते हैं कि उन्होंने फिर 2 दिन के बाद मलकाओं ने निकलना शुरू कर देना है। तो जब वो निकलना शुरू करेंगी तो जो पहली निकलेगी वो बाकियों को किल कर देगी। तो हम फिर इसको केज कर देते हैं, और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद क्वीनें आ चुकी होती हैं हमारे पास, और उन्हें फिर हम मिनी न्यूक्स में शिफ्ट कर देते हैं। तो डूलिटल मेथड जो है वो सबसे ही जो है ना पॉपुलर मेथड है, जिसके अंदर हम मल्टीपल कॉलोनीज के अंदर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और 4-5 अगर कॉलोनीज को हम डूलिटल मेथड की मदद से क्वीन रेयरिंग पे लगा दें, तो एक ही टाइम पे हमें तमाम फार्म की क्वीन्स अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है मैस लेवल के ऊपर क्वीन्स को प्रोड्यूस करने का, जिसको आज आपको अमली मुजाहरा भी किया जाएगा इसका। फिर ये जनरेटर मेथड आ गया। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि दरमियान में जो आपको प्लास्टिक की डिब्बी नज़र आ रही है, ये बेसिकली वो है जो कि कहते हैं कि हमसे ग्राफ्टिंग तो नहीं होती बाबा, तो हमें कुछ और तरीका बताएं कि ग्राफ्ट ना करना पड़े। तो फिर उन्हें ये जनरेटर मेथड जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बारे में मैं ज़्यादा आपसे बहस नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बता दूँ कि इसके अंदर सिस्टम तो मिलता जुलता ही है, डूलिटल बॉर्डिंग है। सिर्फ इसमें आपने ग्राफ खुद से नहीं किया, आपने खाली वो जो खाने थे उन खानों को ही पिक कर लिया और उन्हें उन कप्स के अंदर शिफ्ट कर दिया, जिसमें हम डूलिटल मेथड से आगे ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको सिखा देंगे इसको भी। हॉपकिंस मेथड, ये जो बी कीपर्स है ना, सुस्ती काहिली हर चौबे के अंदर है। तो मैं समझता हूँ हॉपकिंस का मेथड भी वहीं से आया कि किसी ने कहा कि जी ये तो जनरेटर मेथड भी मुश्किल है, ये जो दूसरा ग्राफ्टिंग का मेथड है डूलिटल का, ये भी मुश्किल है, तो हमें और सहूलत बताएं कैसे हो सकती है। तो फिर हॉपकिंस मेथड इजाद हुआ। हॉपकिंस के अंदर सिर्फ ये होता है कि हमने ये देखना है कि एक कॉलोनी को हमने क्वीनलेस किया और उसके अंदर हमने जो लार्वा वाला फ्रेम था उसको हमने कुछ थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं कि एक खाने के बाद दूसरा खाना हम ख़त्म कर देते हैं। तो यानी हमने अगर पूरा एक फ्रेम अंडों का हमने लार्वा का हमने सेलेक्ट किया, उसमें से जो इर्द गिर्द के 2-3 लार्वे को मार दिए, एक लार्वा छोड़ दिया, तो कोई 10, 20, 25 जो भी हम सेलेक्ट कोई चाहिए उतने हमने खाने छोड़ देने हैं, फासले से 1-1 इंच के फासले पे हम छोड़ देते हैं। तो बाकी साइडों वाले ख़त्म कर देते हैं जो लार्वा वाले सेल्स हैं। और फिर इसको हम लोगों ने जो प्लेसमेंट है वो क्वीनलेस कॉलोनी के ऊपर रख देते हैं और फ्रेम को बिल्कुल ऐसे ऊंची रख दिया जाता है उसके ऊपर, ताकि उनका जो खाना है उसका मुंह नीचे की तरफ आ जाए। क्योंकि जो क्वीन्स तैयार होती हैं वो इस तरह से नहीं होती कि उनके जो है वो हॉरिजेंटल हो खाने। हॉरिजेंटल में तो वर्कर बीज पैदा होती है, तो जो क्वीन होती है इनके वर्टिकल होते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ इसका मुँह होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से फिक्स होते हैं, नीचे ऊपर होता है। तो हम इनको खानों को इन्वर्ट करके रख देते हैं। तो मक्खियाँ ये समझती हैं कि क्वीन तो हमारी है नहीं, बल्कि हमें बनानी है, और ये जितने भी ऊपर लार्वे नज़र आ रहे हैं उनको वो फिर उनमें से सिलेक्ट करके क्वीन बनाना शुरू कर देते हैं। तो हॉपकिंस भी मशहूर हो रहे हैं हॉपकिंस मेथड, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही सहल हैं और ज़्यादा टेक्निकली वो कैलकुलेशन भी नहीं जाना चाहते। हॉपकिंस में सिर्फ ये करना होता है हमने कि जिस दिन हमने इनको इस तरह से प्लेस किया तो उसके बाद फिर हमने अमूमन ये होता है कि 14 दिन के बाद हमने इसके खाने कट करके फिर जहाँ हमें देना है फिर हमें देना होता है। तो इसमें थोड़ी सी तरद्दुद है कि हमें छुरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको काट के फिर मिनी न्यूक्स में या न्यूक्स में ये स्प्लिट्स हम कर रहे हैं उसमें हमें इनको कन्वर्ट करना होता है ताकि वो मेटिंग वहाँ पर उसकी तरतीब से हो जाए। तो ये हॉपकिंस के लिए हमने इक्विपमेंट तैयार कर लिया है
जो कि बाहर पड़ा हुआ भी है डिस्प्ले के अंदर, तो आपको मैं इसको क्लैरिटी से बाहर दिखा भी दूंगा, फिजिकली भी आप इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, सेल स्टार्टर मेनली क्वीन रेडिंग के अंदर हमें जाना पड़ता है, तो जो डूलिटल मेथड है जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसकी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे आज, उसमें हमें एक स्टार्टर कॉलोनी चाहिए होती है या एक ऐसी कॉलोनी चाहिए होती है जिसमें हमने जो सेल्स हैं उनको रेज करना है। अच्छा, अब स्टार्टर का नाम इसलिए दिया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि एक कॉलोनी को मुंतखब करें सेल रेज करने के लिए जिसको क्वीनलेस किया हो, और दूसरी कॉलोनी जो कि क्वीन राइट हो जिसके अंदर मलका मौजूद है, हम उसकी मलका ज़ाया नहीं करना चाहते, उसके अंदर हम उन स्टार्ट हुए सेल्स को आगे कंप्लीट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं हमें एक ही कॉलोनी रिक्वायर्ड है जिसके अंदर हमने ये काम करना, सबसे आसान तो यही है कि एक कॉलोनी पकड़ी, उसकी मलका रिमूव कर दी और उसमें हमने ग्राफ्ट लगा दिया, और ये ग्राफ्ट जो है टिल द एंड उसके अंदर ही रहा, यानी कि 12 दिन तक उसके अंदर ही रहेगा। तो दिस इज डूलिटल मेथड। सिर्फ करना हमने ये है कि हमने एक कॉलोनी जो कि हमने सेलेक्ट की थी सेल रेजर के लिए, उसकी क्वीन रिमूव करनी है एक दिन पहले, यानी अगर हमने आज उसमें ग्राफ लगाना है तो आज से एक दिन पहले कल हमने उसकी क्वीन को रिमूव कर देना है, और उसमें से जो ओपन ब्रूड है उसको भी खारिज कर देना है, ताकि जो मक्खियाँ हैं अपने तौर पे इमरजेंसी क्वीन ना बना सकें। फिर हमने इसके अंदर लार्वे ग्राफ्ट करके लगाने हैं, और फिर 10 दिन के बाद उनको केज करना है, और उसके 2 दिन के बाद उन्हें वहाँ से निकाल के दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट करना है। ये क्रॉप बोर्ड मेथड है, ये कुछ थोड़ी सी एडवांसमेंट है, लोगों ने ये की है कि उन्होंने कहा एक ही कॉलोनी के अंदर हम क्वीन सेल्स रेज कर लेते हैं पहले, तो ऊपर के पोर्शन के अंदर क्वीनलेस करके उसके अंदर हमने सेल स्टार्टर कर लिए, फिर उसके बाद हमने 24 घंटे के बाद वो दरमियान में से बोर्ड निकाल दिया। तो लेकिन इसकी जगह पर क्वीन एक्सक्लूडर प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि मलका जब भी देखेगी कि ऊपर क्वीन बन नहीं है तो वो स्वाम कर लेगी एक खास टाइम पे, जब देखेगी ना कि सेल्स हमारे सील हो गए हैं उनके, या फिर वो उनको मारेगी आकर के, तो बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट अनदर क्वीन इन द कॉलोनी। हर बंदा चाहता है कि उसकी नस्ल जो है वो कैरी होती है, तो फिर हमें क्वीन एक्सक्लूडर लगाना पड़ता है इसके अंदर। लेकिन ये जो मेथड है ये अभी पाकिस्तान के अंदर हमने स्टार्ट नहीं किया, ना हमने ये इक्विपमेंट बनाया है, इस पर हम डिस्कशन जो है ना फिलहाल नहीं करते। जो हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी वो क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताता है। बी कीपर बैठे हैं, मैं भी बी कीपर हूँ, हमसे कुछ नहीं होता, अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो हम सिंपली ये करते हैं कि मलका उठाई और उसको फेंक दिया बाहर पुरानी वाला, और हमने कहा कि अब खुद से जो है ना ये अपनी मलके बना लेंगे। तो ऐसे में जो मलका बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जनाब? इमरजेंसी। इमरजेंसी तो वो जो क्वीन बनाएंगी मक्खियाँ वो इमरजेंसी में बनाएंगी, तो इमरजेंसी के अंदर जो काम होते हैं गुजारे होते हैं, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा एज के लायक पकड़े, क्योंकि 24 आवर्स के बाद जो है ना मक्खियों को ये एहसास होता है कि हमारे पास मलका मौजूद नहीं है। तो अगर उनके पास ये सेंस लेट आए कि हमने क्वीन अपनी बनानी है, तो वो मुमकिन है कि ज़रा बड़े उम्र के लार्वे को पिक कर लें जिसके अंदर क्वीन के ट्रेड जो है ना वो कम आते हैं। तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा बैड भी हो जाएगा, लेकिन आपको मैं ये शॉर्टी से कह रहा हूँ कि इस वक्त 99% ऑफ द बी कीपर आर डूइंग दिस प्रैक्टिस। या तो वो मलका उठा के फेंक देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि ओपन ब्रूड, सील ब्रूड, पोलन और हनी, ये 4 हैं, ये उठाए मुख्तलिफ कॉलोनियों से मक्खियों समेत, और एक डब्बे में डाला और 3 किलोमीटर दूर जाके रखा इनको, सो दैट बीज वापस से चले जाए अपनी ओल्ड कॉलोनी से। ठीक होगा ना? 4 मुख्तलिफ कॉलोनी से एक एक फ्रेम ले लिया और उससे ये एक नई कॉलोनी बना ली। ये भी इमरजेंसी ही कंडीशंस के अंदर क्वीन अपनी तैयार करेगी, विच विल नॉट बी अ वेरी गुड क्वीन, उसके अंदर वर्कर करेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे। अच्छा, इसकी एक शनाख्त भी बताया, वो तमाम क्वींस जिनका कलर जो है, क्योंकि हम लोग जो मक्खियाँ पाल रहे हैं ना, जो आजकल फार्मिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एपिस मेलिफ्रा लिकस्टिका, ये इटालियन बीज हैं, और इनका जो कलर होता है ना क्वींस का, वो होता है बिल्कुल ऑरेंज, बड़ा खूबसूरत कलर होता है। इनको जब देखें ना आप तो आपको शाइनिंग ऑरेंज कलर नजर आएगा इसका एब्डोमेन का। ऐसी क्वींस जिनकी एब्डोमेन के ऊपर ब्लैक डॉट्स हैं,
ज़्यादा, बैंड ज़्यादा आ गए, डार्क कलर हो गए, उसके अंदर वर्कर ट्रेड्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हमारी अपनी कोताही की वजह से हम लोगों ने अपनी जेनेटिक्स वीक करते चले जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। जब से ये बीज फैली है हमारे यहाँ, हमने इनके साथ क्वीन ब्रीडिंग नहीं की है। हमने इस तरीके से इमरजेंसी क्वींस के ज़रिए से या स्वॉम्स के ज़रिए से अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है वो फार्मर्स की है। तो जिसकी वजह से हम लोग आज रो रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, जो कि हम 84 kg, मैं खुद निकाला करता था, 80+ किलोग्राम हमारी कॉस्ट थी 2005 तक, 1993-92 से लेकर के और 2004 तक 980 kg पर ईयर पर लाइफ, और जो अब कम होकर के 20 kg और 15 to 20 kg तक आ गई है। तो ये सिर्फ इस वजह से ये है कि मेरे समेत तमाम लोग जो हैं वो अब ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हम भी शुरू में बहुत शौकीन हुआ करते थे, लेकिन हम भी ऐसा ऐसा ईजी हो गए। तो दिस इज द प्रॉब्लम, इसको हमें रेक्टिफाई करना है। कभी कभी हम चाहते हैं कि क्वींस प्रोड्यूस करें, लेकिन मुखिया आमादा नहीं है वो क्वींस तैयार करने के लिए। फरवरी मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं जो कि पंजाब के अंदर पिंडी तक का जो है एरिया इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़े से कूलर रीजन में चले जाएं, जैसे काबान, नारान, गिलगित का एरिया, तो वहाँ पर अप्रैल के महीने में भी अच्छी क्वीनें तैयार हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने बाई फोर्स क्वीनें तैयार करवानी है तो उसके लिए फिर हमने स्वॉम्प बॉक्स बनाए होते हैं जिसमें हमने जाली लगाई हुई होती है। उसके अंदर हम लोग बाई फोर्स क्वींस रेस करवाते हैं। ज़्यादा मक्खियाँ उसमें शेक कर देते हैं और बहुत सारी मक्खियाँ शेक करके इतनी कि वो ओवर क्राउडिंग होने लगती है उसके अंदर। उसमें फिर हम लोग ग्राफ्ट करके एक सेल का फ्रेम लगा देते हैं, जिससे फिर मक्खियों को मजबूरी होती है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो फीड रख देते हैं, पोलन रख देते हैं और मक्खियाँ शेक कर देते हैं, बहुत सारी। तो वो फिर क्वीन बनाती हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहता। बट येस, वी कैन गेट द क्वींस इन अप्रैल एंड मे विद दिस सिस्टम। सेल्फ फिनिशर कॉलोनी, जैसा कि हल्का सा मैंने जिक्र कर दिया था, टच कर दिया था कि ऐसी कॉलोनी जिसके अंदर हम लोग जो स्टार्ट हो चुके होते हैं सेल्स, उनको हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये इस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको सेल्फ फिनिशर और सेल्फ स्टार्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन हमने आपको जो करवाना है काम वो करवाना है सिर्फ एक ही कॉलोनी में। यानी हमने जिसमें ग्राफ्ट इंगेज किया, जो सेल स्टार्टर है वही सेल फिनिशर भी हमारा होगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज के ऊपर आपको सिखाएंगे। टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है। अगर आपको टाइमिंग नहीं आती है तो फिर आप बी की क्वीन रेडिंग नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर क्वीन को आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी तकरीबन 3 से 3.5 दिन तक जो है ना अंडा जो है वो हैच करता है। तो ये सभी का जो है ना ऐसा है कि एग जो है उसकी हैचिंग जो होगी ना वो 3 से 3.5 दिन के अंदर होती है, लेकिन नॉर्मली हम इसको 3 दिन कहते हैं, 3 डेज। तो 3 डेज के बाद जब अंडा हैच कर जाता है तो फिर अब 1.5 दिन की उम्र तक का लार्वा हमें पिक करना होता है वहाँ से। तो वो उसकी शक्ल पता होनी चाहिए और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्वीन है ये इमर्ज कर जाती है, यानी जिस दिन अंडा हुआ है उससे 16वें दिन। तो जब हमारे पास मैथ्स हमारी परफेक्ट होंगी तो तब हम लोग ये प्रॉपर क्वीन रेडिंग कर सकेंगे। तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो हमें अजबर होना चाहिए। तो 16 डेज लगते हैं क्वींस को प्रोड्यूस होने में, वर्कर्स का 21 डेज है अंडे से लेकर के एडल्ट होने तक, और फिर जो ड्रोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं 24 दिन। ड्रोन्स की एक खास जो है ना अहमियत है क्वीन रेडिंग के अंदर कि मलका जो है वो खाली प्रोड्यूस कर लेने से हम क्वीन रेडिंग नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ड्रोन्स अवेलेबल नहीं है तो फिर उस मलका का कोई फ़ायदा नहीं है और वो मलका हमारे लिए रिप्रोडक्टिव नहीं होगी, किसी किस्म की भी उससे हमें आगे जनरेशन जो है वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि हमारे पास ड्रोन्स की भी अच्छी खासी तादाद होनी चाहिए। तो टाइमिंग्स हमने देख ली है, इनका कैलेंडर जो है वो हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। इसके अंदर जो है हम आपके साथ जो है आपको एग्जैक्टली दे देंगे कि आपने अगर आज स्टार्ट की है क्वीन रेडिंग
तो आपको जो लिटरेचर है उसमें मिलेगा कि आपने किस दिन इसकी केजिंग करनी है, कौन से दिन इसको आपने फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाना है न्यूज़ के अंदर। थोड़ा सा ये इसकी मैथ्स है क्वीन रीडिंग कैलेंडर की, ये आपको मैं शेयर कर दूँगा, लेकिन बात वही है कि 3, 5 and 8 द क्वीन इज़ रेडी फॉर मेट। ये हम एक छोटी सी पोइम जो है ये क्वीन रीडिंग के दौरान में पढ़ा करते थे कि ये तरतीब बनेगी, 3 दिन उसके अंडे के हैं और 5 डेज लार्वे के हैं और 8 डेज उसके जो है ना सीड हालत के पीपल स्टेज के, फिर वही बच कर देंगे। तो यूँ 16 डेज इज ए वेरी क्रूशियल टाइम कि विद इन दैट पीरियड 16 दिन के अंदर हमने अपनी क्वीन रीडिंग जो है ना वो स्टैब्लिश करनी है। फिर ये है कि ये जो दो फ्रेम के ड्यूक्स हमने बनाए हैं, ये जैसे ही हमारे क्वीन सेल्स रेडी हो जाते हैं तो फिर हम उन क्वीन सेल्स को दो फ्रेम बीज के साथ जो कि क्वीन लेस होते हैं उनमें हम ये सेल्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और ये फिर उसे मेट के लिए मेटिंग के लिए हम टाइम देते हैं जो कि आमतौर पे 10 से 15 दिन का होता है। और जैसे ही वो अंडे देने लग जाती है क्वीन तो फिर हमारे पास ये चांस है कि हम ये क्वीन किसी और कॉलोनी में दे दें। तो यानी इम्पॉर्टेंट ये भी है कि क्वीन पैदा करनी और फिर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उसको मेट करवाना है हमने। तो इसकी मेटिंग का कॉन्सेप्ट तो मेरा ख्याल है होगा पुराने बी कीपर्स को, लेकिन नए के लिए ये है कि ऐसा नहीं है कि जो क्वीन है उसकी मेटिंग जो होगी विद इन द हाइव होगी, वो फ़ज़ा के अंदर मेटिंग होती है इनकी। और होता यूँ है कि जिस इलाके में बीज आपने रखी होती हैं वहाँ पर ड्रोन कॉन्ग्रीगेटेड एरियाज इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर के जो नर मक्खियाँ हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं दिन भर और वो वेट कर रही होती हैं कि कोई फीमेल जो कि वर्जिन है वहाँ पर फ्लाई करके आए तो फिर वो उसको वेट करें। और आमतौर पे 8 से 10 ड्रोन्स जो हैं वो एक क्वीन को वेट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक मेटिंग फ्लाइट में क्वीन जो है वो वेट हो जाए, मुमकिन है कई 2-3 दिन लगाती हैं और जब उनके पास मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो स्टोर हो जाती है स्पर्म्स की तो फिर वो घर वापस आ जाती हैं। उसके बाद क्वीन ने सारी उम्र वेट नहीं होना, ये जो स्पर्म्स कलेक्ट किए हैं ये उसकी पूरी ज़िंदगी में फिर काम आएंगे और ये 1 साल से लेकर के 5 साल तक की भी उसकी लाइफ हो सकती है। मिनी न्यूज़ ये दिखाएं आपको छोटे हमने, इससे मिलता जुलता हमने मिनी न्यूज़ जो है बाहर रखा हुआ है लकड़ी के अंदर बना के। ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। ये जो नज़र आ रहा है आपको ये जर्मन्स थे, उन्होंने जेडर वाला ने बनवाया था और फिर हमने इसकी कॉपी कर ली थी यहाँ पर ना। तो ये एक फ्रेम मक्खी के बराबर इसके अंदर आती है। तकरीबन 600 मक्खियाँ इसके अंदर डालते हैं ताकि एक वर्जिन क्वीन को वेट कराने के लिए वो सफिशेंट होती है। इसमें एक कैंडी का सेक्शन है और 3 से 4 फ्रेम जो होते हैं वो आमतौर पे हम रख देते हैं ताकि उसके ऊपर वो मक्खियाँ अपना छत्ता बना लें और हमें पता चल जाए कि अब क्वीन उसके अंदर अंडा देने लग गई है। इसके बाद मरला आता है जब आपकी क्वीन्स तैयार हो जाती है तो इनको आपने स्टोर कहाँ करना है। तो स्टोर करने के लिए अब एक कॉलोनी में तो एक ही बनकर रह जाती है ना, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक क्वीन लेस कॉलोनी इस्टेब्लिश करते हैं बगैर मलका की एक कॉलोनी जिसके अंदर मक्खियों की तादाद होती है। उसके अंदर हम वीकली सीड ब्रूड ऐड करते रहते हैं ताकि ये जो बीज हैं इनके अंदर ये जो क्वीन जो ड्रोन लेयर्स हैं उनकी तरफ वो रागिब ना हो जो मक्खियाँ उसके अंदर मौजूद हैं और उनको फ्रेश स्टॉक मिलता रहे जो कि उन क्वींस को वाइल्ड जेली भी फ्राहम करता रहे जो कि उनके पास केजीज़ के अंदर मौजूद है। तो आमतौर पर ये केजीज़ जो होते हैं ये हम एक कॉलोनी के अंदर 30 से 40 तक जो है ना वो क्वींस स्टोर कर सकते हैं क्वीनलेस कॉलोनी के अंदर। क्वीन वाइट कॉलोनी के अंदर नहीं की जाती वरना वहाँ पर ये होता है कि फिर बीज जो हैं वो उनको मोर्टेलिटी की तरफ चली जाती है, खाना नहीं देती है क्वींस को तो भूख से मर जाती हैं। अच्छा, ब्रीडर क्वींस जो हैं, ब्रीडर क्वींस को सेलेक्ट करना जो है ना ये बड़ा क्रूशियल है कि आपने ऐसी मलका का इंतखाब करना है जिसने आगे जाके नस्ल बढ़ानी है। तो उसके पैरामीटर जो है ना वो बड़े सख्त होने चाहिए। ऐसे ही किसी कॉलोनी से हमें सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो हम उसके लिए बाकायदा क्राइटेरिया बनाया हुआ है, वो हम उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद हम ब्रीडर क्वीन का सेलेक्ट करते हैं। तो ये किसी भी एक फॉर्म के अंदर 3 से 5 के करीब कॉलोनीज आमतौर पे हम सेलेक्ट करते हैं
तो 3 से 20 भी हो सकती है। अगर उसके पास ज़्यादा करेक्टर्स हमारे पास जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो फिर हम ढूंढ लेते हैं, ज़्यादा कॉलोनीज को शेयर करा लेते हैं। लेकिन आमतौर पे 5 कॉलोनीज हम सेलेक्ट करते हैं 100 के यूनिट से, 100 कॉलोनीज के यूनिट से। फिर उन्हीं वो जो टॉप के करेक्टर्स आ रहे होते हैं उन्हीं से हम ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं। जो उसमें हमें चाहिए होती है करेक्टर्स, वो क्या क्या चाहिए होते हैं वो ज़रा देख लें कि सबसे अच्छा तो उसमें हम जो करेक्टर्स देखते हैं ब्रीडर कॉलोनी के अंदर वो होता है कि ब्रूड प्रोडक्शन उनकी कैसी है, कि अर्ली बिल्डअप उनका कैसा जा रहा है, जल्दी से ग्रो कर जाती है कि नहीं कर जाती है, उनका जो ब्रूड है वो कम्पैक्ट है या स्कैटर्ड है, उसके अंदर डिजीज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही है, या मलका जो है वो खाने छोड़ छोड़ के तो नहीं अंडे देती है, कम्पैक्ट पैच रखती है कि नहीं करती है। तो ऐसी कोई कॉलोनीज को ही हम सेलेक्ट करेंगे और उनको हम ग्रेड करेंगे। दूसरा जो है डिजीज़ एंड पेस्ट टॉलरेंस, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसी कॉलोनी को सिलेक्ट कर लें जो कि अक्सर बीमारी रहती है, उसके ऊपर माइट का हमला रहता है, कभी उसके ऊपर कोई फंगस आ जाता है, कभी उसके ऊपर बैक्टीरियल डिजीज आ जाती है, तो ऐसी कॉलोनीज को भी हमने वॉश आउट कर देना है इसमें से। फिर हमने देखना होता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो है ना वो कंपैरेटिवली किसकी ज़्यादा है। 100 कॉलोनीज में से जो टॉप की 5 कॉलोनीज होंगी पॉपुलेशन के एतबार से हमने उनको सेलेक्ट करना होगा ब्रीडर के लिए। फिर इसके साथ साथ एक करेक्टर है हमारी बीज का जो प्रोपोलिस लेकर आती है। प्रोपोलिस एक ग्लू होती है जो कि स्टिकी होती है, तो आमतौर पे ये डिजायरेबल नहीं होती है क्योंकि आपके हाथ चिपकते हैं इससे और जगह जगह, तो वो जो लो प्रोपोलाइजिंग है जो कम लेकर आती है प्रोपोलिस, हम उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद टेम्परामेंट। अच्छा, टेम्परामेंट को मैंने बाद में लिख दिया, लेकिन ये टेम्परामेंट जो है ना ये मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ कि ऐसी बीज जो कि बहुत ज़्यादा स्टिंग करती हैं, उन्हें हम पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे ना, ऐसी कॉलोनी कहीं भी कोई नहीं जाएगा उसके। इसी तरह डंगर जो होता है उसका दूध को नहीं निकालता है, शाम को ज़्यादा मार रहा होता है। तो मक्खियों के साथ जो स्टिंग होती है तो वो कॉलोनी जो कि एग्रेसिव होती है उनको फिर हम जो है वो सेलेक्ट नहीं करते। उसका तरीका ये होता है कि हम बगैर स्मोक के कॉलोनीज को चेक करते हैं। तो ऐसी कॉलोनीज जो कि स्टिंग करती हैं बगैर स्मोक के ज़्यादा, उनको बिल्कुल वॉश आउट करते हैं, जो बिल्कुल नहीं स्टिंग करती हैं, बिल्कुल उन्हीं को हम लोग जो है ना इसके लिए पसंद करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। और फिर कंपोजर और कॉम्स यानी ऐसी बीज जो कि आराम से उसके ऊपर मूव कर रही हैं छत्ते से या तेज से भाग दौड़ कर रही होती है, जो कि कर रही होती है उनको भी हम इसमें से आउट कर देते हैं, उनको भी सेलेक्ट नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद पोलन का अरेंजमेंट बड़ा ज़रूरी है। खाना जो होता है वो बच्चों के इर्द गिर्द एक हलाल की शक्ल में होना चाहिए, राउंड शेप में, ताकि इधर से खाना पकड़ा उधर बच्चों को दे दिए, पोलन उनकी खुराक। कुछ ऐसी भी होती हैं बीज जो कि जो पोलन है कोई इधर कोई उधर कोई उधर, किसी छत्ते में कोई किसी छत्ते में डाल दिया, तो ऐसी जो है कोई बीज जो हैं दे आर नॉट डिजायरेबल, तो आप पसंद नहीं करते। तो जो पोलन को भी बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से और जो ब्रूड नेस्ट है उसके राउंड अबाउट रखेंगे, उनको आप सेलेक्ट करेंगे। और फिर हनी प्रोडक्शन, मेरा ख्याल है हर बी कीपर का ये एम होता है कि उसकी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसी कॉलोनीज जो ज़्यादा हनी पैदा करती हैं उनको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट है जिसको हम लोग भरते हैं, हर कॉलोनी का ये चार्ट है, और ये आपको इसको एक चार्ट की कॉपी हम आपको दे भी देंगे। तो इसमें हमें नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमें दी हुई हैं कि जैसे ये ब्रूड वायबिलिटी है वो एक्सेप्शनल है, एक्सीलेंट है, एवरेज है, फेयर है, ये पुअर है। तो हम हर कॉलोनी को जब चेक करते हैं तो उसको हम उसके करेक्टर्स के हिसाब से नंबर देते चले जाते हैं। तो जैसे इस चार्ट के अंदर जिस कॉलोनी को हमने देखा उसको हमने 25/38 नंबर दिए, तो टोटल नंबर 38 है, इसको 25 मिले। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर लेनी होगी कॉलोनीज ब्रीडर के लिए हम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके 65% आए थे, और इसी तरह से आप जब चेक करेंगे तो किसी के कुछ किसी के कुछ किसी के कुछ आएंगे। आप नहीं ना करें, आपको इसका चार्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह, हम आपको पूरा चार्ट। अच्छा, अब जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि मक्खियों की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उसमें पोलन और नेक्टर ये हमने साथ देना है, ताकि जो आने वाली नस्ल है हमारी उसके अंदर जो ओवरीज हैं उसकी वेल स्टैब्लिश, क्योंकि हम इनसे बहुत ज़्यादा काम लेना है।
एक मलका एक दिन में अपने वजन से 1.5 गुना वजन के अंडे देती है, तो इट इज़ टू मच ऑफ वेट ना, तो बहुत लेबर करनी पड़ती है उसको। तो अगर उसकी बॉडी में ज़्यादा ओबीज होगी तो वो ज़्यादा अरसे तक हमारे पास वाइबल रहेगी, वरना जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाएगी वो, तो उसके पास अंडे होंगे नहीं। तो फिर अगर ऐसे टाइम पे एग्जॉस्ट होती है जब हमारे पास कोई नई क्वीन बनने के चांस नहीं है और हमारे बैंक में भी अवेलेबल नहीं है, तो वो कॉलोनी ख़त्म हो जाएगी, वी विल नॉट कैरी इट ऑन। तो एक तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जब तैयार कर रहे हैं तो उसको अच्छी खुराक देनी है। फिर जिस वक्त ये क्वीन्स हमारी रेडी हो जाती हैं और वो इमर्ज कर जाती हैं, तो 14 दिन की उम्र के ड्रोन्स भी उस टाइम के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। तो आमतौर पे जब ड्रोन्स जो मेल हैं वो फिजा में उड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम क्वीन रेयरिंग का आगाज़ करते हैं, ताकि जब तक हम क्वीन रेयरिंग करें और बल्कि हमारी पैदा हों उस वक्त तक मेच्योर ड्रोन्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो, जिनकी उम्र 14 दिन की होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और समटाइम्स हम ऐसा भी करते हैं कि हर कॉलोनी को एक या दो कट शीट्स दे देते हैं, फाउंडेशन शीट्स। वो ऐसा होता है कि जो हम पूरी शीट्स लगाते हैं उसकी जगह हम आधी शीट लगा देते हैं। तो आधी शीट लगाने का मतलब ये होता है कि मक्खियाँ अपनी मर्जी से नीचे के जो छत्ता बनाएंगी वो उसमें ड्रोन्स के खाने बना लेंगी, जो कि लार्जर इन साइज होते हैं। लेकिन अगर हम उनको पूरी की पूरी शीट देंगे तो मजबूरन उनको उसी के ऊपर घड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा पैच नीचे का जो है ना वो स्प्रिंग के ज़माने में मक्खियाँ ड्रोन्स का बनाती हैं। तो हम जानबूझ के कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स हमारे पास हों और वो अच्छी कॉलोनीज जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन बनवाते हैं, क्योंकि 50% ट्रेड्स करके और 50% ड्रोन्स के जाने होते हैं। ओके जी, अब ये जो बातें थी ये तो थी क्वीन रेयरिंग के हवाले से।